नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इथिक्स के दो बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन होगा सेक्शन ए से, जो थ्योरेटिकल होगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एक केस स्टडी दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन केस है। हम लोग देखेंगे कि आप उस पर्टिकुलर केस में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली केस स्टडी का काम क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में रखना, आपका जो बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, थिंकिंग, उसको चेक करना। आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं, वो देखना होता है केस स्टडी का मेन पर्पस, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग देख लेते हैं पहले सवाल को। कह रहा है आइडेंटिफाई 5 इथिकल ट्रेट्स ऑन विच one can plot the performance of a civil servant, justify their inclusion in the matrix। एक सिविल सर्वेंट का जो परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर करने के लिए 5 इथिकल प्रॉपर्टीज़, 5 इथिकल ट्रेट्स कौन से होने चाहिए, और आपने वो 5 ट्रेट क्यों चुने हैं, जस्टिफाई करना है आपको। क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आंसर करना है आपको 150 वर्ड्स में। तो ध्यान सुनना, सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आप इथिकल ट्रेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। इथिकल ट्रेट्स क्या होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इथिकल ट्रेट का क्या रोल होता है गवर्नेंस में। बॉडी का जो पहला पार्ट होगा, रोल ऑफ इथिकल ट्रेट्स इन गवर्नेंस। तुम सोचो पहले क्या लिखोगे, इथिकल ट्रेट क्या होता है, यहाँ पर इथिकल वैल्यूज़ क्या होते हैं। आप यहाँ पर उन वैल्यूज़ के बारे में लिखेंगे जो आपके लिए डियर हैं, जैसे कि ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इथिकल ट्रेट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको यहाँ पर लिखेंगे। अब रोल क्या है उनका। अगर ऑनेस्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑनेस्ट अगर आप रहेंगे तो गवर्नेंस में किस तरह से हेल्प करेगा। गवर्नेंस में करप्शन नहीं आ पाएगा, आप तो खुद करप्ट नहीं होंगे, दूसरों को भी करप्ट नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, अगर आप प्रोबिटी को फॉलो करते हैं, अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं। समझ गए। तो गवर्नेंस में जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतरीन ढंग से यूज़ होंगे, इफ़िशिएंटली यूज़ होंगे, अगर आप इथिकल ट्रेट्स फॉलो करते हैं, दूसरे को मोटिवेट करते हैं फॉलो करने के लिए। तो आप इन रोल को लिख देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इथिकल वैल्यूज़ का गवर्नेंस में। फिर आती है बात, आप उन 5 इथिकल ट्रेट को लिस्ट करेंगे। 5 इथिकल ट्रेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि जो इथिकल ट्रेट्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके लिए, और आपने क्यों चुना है। मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस बताना है कि अगर मैंने इस इथिकल वैल्यू को लिया है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलो देखते हैं। फिर आखिर में क्या करेंगे, आखिर में इसको कंक्लूड कर देंगे कि कैसे हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं इन इथिकल वैल्यूज़ को हमारे गवर्नेंस में। आप बताएंगे कि जो इथिक्स है ये सब्जेक्टिव है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सर्वेंट जो एक सिविल सर्वेंट है उसके लिए इथिकली एक्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण पैदा करता है। दूसरी बात, वो पब्लिक के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, पब्लिक उसमें अपना फेथ इम्पोज करती है। जनता ने एक सिविल सर्वेंट में अपना फेथ रखा है, तभी तो उसको जिलाधिकारी बनाया है, डीएम बनाया है, या फिर उसे किसी भी जो पब्लिक पोस्ट उस पर रखा है, ताकि वो जो पब्लिक के रिसोर्सेज हैं उसको ढंग से यूज़ करे, इफ़िशिएंटली यूज़ करे। तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उसके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए हम लोग कुछ इथिकल ट्रेट को मेंशन कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी। अब कह रहा था कि जस्टिफाई देयर इंक्लूजन, आपने इनको इंक्लूड क्यों किया है ये बताएंगे यहाँ पर। मतलब कि इथिकल ट्रेट का रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, ये बस बता देंगे आप, वही हो जाएगा रीज़न। जैसे कि इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी अगर होगी तो गवर्नेंस में करप्शन नहीं होगा, पब्लिक रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, उसका वेस्टेज नहीं होगा, प्रोफेशनल एक्सेलेंस की ओर बढ़ेंगे आप,
आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनेगी, ठीक है। इंटीग्रिटी है तो आप प्रोबिटी की तरफ बढ़ेंगे, आप मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप केवल ईमानदार बने नहीं रहेंगे। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है वो जो केवल ईमानदार बने रहते हैं, उनको आजू बाजू के माहौल से मतलब नहीं है, उसके बगल वाला अगर घूस ले रहा है तो उससे हमको मतलब नहीं है। दूसरे होते हैं मैक्सिमलिस्ट अप्रोच वाले, हम तो घूस नहीं लेंगे, तुमको भी घूस नहीं लेने देंगे, ठीक है। तो ये तब होता है व्हेन यू आर फॉलोइंग प्रोबिटी, यू आर मैन ऑफ इंटेग्रिटी। दूसरा है सेल्फलेसनेस। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजॉल्व करने में मदद करता है। अगर आप सेल्फलेस, जैसे कि अगर आप सेल्फलेस हैं तो करते क्या हैं कि आपको कोई लालच नहीं दे पाएगा, नेपोटिज्म आपसे दूर रहेगा, जो क्रोनिज्म है वो आपसे दूर रहेगा, आप पब्लिक रिसोर्स का, अथॉरिटी का बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, आप उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक रिसोर्स, अथॉरिटी, ये आपके लिए नहीं चाहिए, ये आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और है, आपके लिए प्रायोरिटी ये पैसा, ये अथॉरिटी नहीं है। कंपैशन, अगर आप कंपैशनेट हैं तो जो वीकर सेक्शन है उसकी तरफ आपका कुछ खास ध्यान रहेगा, आप उसकी ओर एम्पैथी से देखेंगे, उसी तरह काम करेंगे। गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, आपको कोई पुश नहीं करेगा, तुम खुद चाहोगे कि हम गरीबों के लिए मदद करें, उनके लिए स्कीम बेहतर से इम्प्लीमेंट करें, जो पब्लिक वेलफेयर का काम है वो करें। वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना है, ठीक है ना, वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना है, जो हमारा संविधान करना चाहता है डीपीएसपी के ज़रिए, वो आप कर पाएंगे, उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। इसके साथ साथ जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी आप डेवलप कर पाएंगे। आप दूसरों का दुख समझेंगे तभी ना उनका दुख हर पाएंगे, उनका दुख हटा पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे समस्या को उनकी। अगला है ऑब्जेक्टिविटी। अगर सिविल सर्वेंट ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करता है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो इम्पार्शियल होगा, नॉन पार्टीशन होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ नहीं झुकेगा, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं रहेगा, वो अपना पर्सनल प्रयास को हटा करके डिसीजन लेगा मेरिट के ऊपर। उसके एक्शन में फेयरनेस होगा, मतलब जस्टिस को फॉलो करेगा वो। ओरिएंटेशन उसका एफिशिएंसी की तरफ रहेगा। अगर कोई अपोजिट व्यू वाला आदमी है उसके प्रति वो टॉलरेंट रहेगा। अगला है अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सबसे मेन चीज़ होती है। सिविल सर्वेंट अपने एक्शन के लिए, अपने कंडक्ट, डिसीजन के लिए आंसरेबल रहेगा, चाहे जनता के प्रति, चाहे गवर्नमेंट के प्रति। वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बना के रखेगा, पब्लिक ओरिएंटेड बना के रखेगा, पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड करेगा और अनइथिकल कंडक्ट को दूर रखेगा गवर्नेंस से। तो ये 5 इथिकल ट्रेट को मेंशन करेंगे और उनके लिए जो रीज़न है वो दे देंगे। जितना एग्जाम्पल आप देंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल आप कैसे देंगे? आप इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो, मैंने कुछ चीज़ें नोट करी हैं यहाँ पे आपके लिए और मैंने उसका एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि मैंने इम्पार्शलिटी का एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई ऑफिसर लेज़ी है, करप्ट है, अगर कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है तो वो ब्लेम डाल देगा अपने सुपीरियर पर डिस्क्रिमिनेशन का, कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कास्ट बेसिस पर, जो रीजनल लाइन है उस बेसिस पर, ठीक है। जैसे कि एक देवेन खुड़ागरे थी, एक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थी, उसके पिता ने एलिगेशन लगा दिया कि इस ऑफिसर को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है क्योंकि वो दलित थी। वैसे वो गलत थी, समझ रहे हो, मगर क्या बोल दिया गया कि वो दलित है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पार्शलिटी है अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई आपको किसी तरफ मिला हुआ होने का एलिगेशन नहीं लगा पाएगा, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्टिविटी का एग्जांपल क्या देंगे? अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विथ ऑब्जेक्टिविटी वुड गो बाय मेरिट ऑफ अ रॉबरी केस रादर दैन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द कल्प्रिट। अभी क्या होता है, अभी हमारे यहाँ मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, ठीक है। होता क्या है कि कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आया तो पहले मीडिया तय करती है कि वो आदमी गिल्टी है या नहीं।
अगर मीडिया में केस चल रहा हो, डिबेट चल रहा हो कि ये आदमी गिल्टी है, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो कोर्ट के जज पे भी प्रेशर रहता है कि अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग सज़ा नहीं दी तो लोग हमको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो मीडिया ट्रायल इन्फ्लुएंस करता है कोर्ट के जजमेंट को। मगर अगर वो जज ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करता है, अगर वो जज ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेता है, तो वो केस के मेरिट पे जाएगा। अगर वो आदमी निर्दोष है तो उसको निर्दोष देगा, अगर वो आदमी दोषी है, गिल्टी है, तो उसको गिल्टी करार देगा। लोग क्या सोच रहे हैं, उनका परसेप्शन क्या है, उस पर वो ध्यान नहीं देगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का एक और एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो उसको प्रमोशन दीजिए उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, ना कि उसका कास्ट, रिलीजन, जेंडर के आधार पर। ठीक है। कोई क्रिकेट टीम चुन रहे हैं तो क्रिकेट टीम का जो सिलेक्शन है कैसे करेंगे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। समझ गए। टेंडर पास करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बढ़िया काम करेगा, कम कॉस्ट में काम करेगा, उसको हम टेंडर देंगे। ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो 5 एथिकल ट्रेट है मेंशन कर दिए, फिर उसके जो रीजन है निकाल दिए। आपको नोट्स इस तरह से बनाना है, कोई भी आपका एथिकल वैल्यू हो उसका पहले डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, उसके साथ साथ हमें उसकी ज़रूरत क्यों है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आप उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है। ये जो आपके इथिकल वैल्यूज़ हैं, आपका अधिकांश क्वेश्चन इसी से हो जाएगा मेंस के GS4 पेपर में। ट्राई कीजिएगा बना करके, देखिएगा होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने लिखा है जो सिंपैथी है इसके बारे में। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है। आखिर जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो इंटेलिजेंट थे, मगर उनमें एम्पैथी का अभाव था। इस कारण से वो भारत के जो गरीब थे उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाए, वो पब्लिक वेलफेयर की ओर काम नहीं कर पाए। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने अपनी जो दवाई है पेनिसिलिन, उसको पेटेंट नहीं कराया था। अगर पेटेंट कराते तो जो अरबों रुपया कमा सकते थे वो, मगर उन्होंने ये कहा कि जो गरीब हैं उसको फ़ायदा मिले, उनकी तरफ वो कंपैशनेट थे, इसलिए उन्होंने पेटेंट नहीं कराया रजिस्टर्ड। समझ गए। हाल में ही साउथ में क्या हुआ था, एक टेकी को मर्डर कर दिया गया था दिन दहाड़े। लोग रोड किनारे खड़े होकर के देखते रह गए, फ़ोटो खींची, मगर उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी, उसको उन्होंने नहीं बचाया। ये दिखाता है कि लोगों में कितनी एपथी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक फार्मर था तमिलनाडु से, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा था, सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कितना सिंपैथी रखती है किसान के प्रति, कितना एपैथी है गवर्नमेंट में। एक महिला झारखंड में भूख से मर गई, स्टारवेशन से मर गई। उसका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था, इसी कारण से उसे कोई फूड राशन नहीं मिल पाया कई सप्ताह तक। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल केवल रूल का रोना रोते रहते हैं कि रूल हम फॉलो करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम खाना नहीं देंगे आपको। उनमें एम्पैथी की कमी थी। तरीका कई सारा था, सॉल्यूशन कई सारे थे। कर सकते थे उस महिला को जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट है वो इशू कर देते, उसको खाना दे देते, राशन दे देते। जब तक नया डॉक्यूमेंट बनता तब तक उनको इस पर राशन मिलता रहता। तो समस्या का समाधान है, बस ये है कि आप कितने सिंपैथी हैं, आप में कितनी सिंपैथी है उसके लिए, कितने कंपेंशनेट हैं आप उसके लिए, कितना करना चाहते हैं आप उसके लिए। समझ गए। तो ये जो चीज़ें हैं, और इस तरह से आपको जो अपना नोट्स है बनाना है, डेफिनेशन पर तैयार कर लीजिए, उसके फीचर्स लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स क्या हैं, यही एग्जाम्पल लिखोगे भर भर का नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल नोट करो, याद कर लो। ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी। एक फूड कंपनी है जो अपना फूड एक्सपोर्ट करता है फॉरेन मार्केट में। वो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया है। उसके लिए उसने डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल करने के लिए उसने लाइसेंस ले लिया हमारे गवर्नमेंट से। ठीक है। अब हुआ क्या कि एक बार टेस्टिंग में ये पाया गया कि जो सामान वो विदेश में बेच रहा था, जाकर के एक्सपोर्ट करके बेच रहा था, उसका क्वालिटी अलग है, मगर जो सामान वो इंडिया में बेच रहा है उसका क्वालिटी अलग है। आप ऐसे भी देखते होंगे
कई सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है, जो प्रोडक्ट इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं उसकी क्वालिटी अलग होती है। समझ गए? तो कह रहा था कि सेलिंग प्रोडक्ट वेयर नॉट मीटिंग द हेल्थ स्टैंडर्ड, उसके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया गया डोमेस्टिक मार्केट में भी, जब उसकी पोल खुल गई कि उसके जो प्रोडक्ट है उसमें इश्यूज़ हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है, व्हाट एक्शंस डू यू विजुअलाइज शुड बी टेकन बाय द कंपनी अथॉरिटी अगेंस्ट द फूड कंपनी फॉर वायलेटिंग द लेट डाउन डोमेस्टिक फूड स्टैंडर्ड। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पहले इसको पढ़ लीजिए पूरे केस को। मतलब मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। कह रहा है कि कंपनी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे, कंपनी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, अभी क्या ऑप्शन है उनके पास करने के लिए, अपना जो रेपुटेशन है उसको बचाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्या एथिकल डायलेमा इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। आप शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो स्टेक होल्डर हैं उसको लिख देंगे कि इस केस में ये स्टेक होल्डर इन्वॉल्व्ड हैं। अब बताएंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्या एक्शन लेना चाहिए उस कंपनी के खिलाफ। कर क्या सकते हैं? कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं कि अपने सारे प्रोडक्ट को रिकॉल करो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है। समझ गए? जैसे कि अभी कुछ समय पहले मैगी में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐसा कर कुछ केमिकल होता है, उसको पाया गया था, तो उसके लिए काफ़ी बवाल खड़ा हुआ था कि वो सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। तो ऐसे केस में कर क्या सकते हैं, जो कंपनी होती है उसको बोल सकते हैं कि अपने सारे प्रोडक्ट को रिकॉल करो, उसको डिस्ट्रॉय करो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। उस पर फाइन लगा सकते हैं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर किया है तो आप पर हम इतना फाइन लगाएंगे। कंपनी के जो टॉप ऑफिशियल हैं, मैनेजर जो मैनेजमेंट में आते हैं, उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं, क्योंकि बिना इनके कहे ऐसा काम तो हो नहीं सकता। जो बंदा क्वालिटी मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पर है उस पर केस चला सकते हैं। उसको जो अप्रूवल दिया गया था, उसको जो लाइसेंस दिया गया था डोमेस्टिकली प्रोडक्ट सेल करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको पेंडिंग रखा जाए। समझ गए? तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो एक्शन है वो ले सकता है कंपनी के खिलाफ हमारे गवर्नमेंट, हमारे अथॉरिटी। अब आती है बात कि कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है, कंपनी अपना रेपुटेशन बचाने के लिए क्या मतलब क्या कर सकती है। सबसे पहले वो एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू कर सकती है, माफ़ीनामा दे सकती है कि माफ़ कर दो, हम गलती हो गई हमसे, हमने गलत किया। इंटरनल ऑडिट करेगी, इंक्वायरी चलाएगी, ताकि पता चल सके कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है? कंपनी के जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि वैल्यूज़ को इंटरनाइज करने का जो प्रोसेस है उसको देखना चाहिए कि एम्प्लॉय, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप लीडरशिप आखिर वो इतने ज़्यादा अनइथिकल कैसे हो गए। अगर हैं तो लीडरशिप को चेंज करने की ज़रूरत है। क्वालिटी कंट्रोल गवर्नेंस में भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्वालिटी कंट्रोल गवर्नेंस सही से चलेगा तो जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन रहेगी, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी। अब समझो, टॉप लीडरशिप और जो मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि नीचे प्रोडक्शन लाइन में अगर कोई भी इशू रहता है तो तुरंत जो नीचे का एम्प्लॉय है वो ऊपर बॉस को कॉल कर सके और बोल सके कि हाँ यहाँ पर ये इशू आ रहा है। समझ गए? तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो एक्शन है वो ले सकता है कंपनी अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए, उसको और मतलब उसको ठीक करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। तीसरा क्या बोल रहा था? तीसरा कह रहा था कि इसमें से कौन कौन सा इथिकल डायलेमा इन्वॉल्व है। पहला डायलेमा क्या है? पहला ये डायलेमा है कि तुमने ग्रीड में जा कर के, लालच में जा कर के जो ख़राब माल है उसको डोमेस्टिक मार्केट में बेचा। आपने प्राइवेट प्रॉफिट के लिए आपने पब्लिक हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सोसाइटी के प्रति, इसीलिए आप CSR का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या करते थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको पढ़ना है GS4 में ही, CSR। तो कहा जाता है कि गांधी जी का जो 7 सिन है ना, उनमें से एक है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी भी।
तो यहाँ पर बात यह है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फुलफ़िल नहीं किए, आप अपना बिजनेस इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते रहे, कॉमन गुड को आपने इग्नोर किया, जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है इसको आपने इग्नोर किया, जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसको आपने इग्नोर किया। कहीं ना कहीं कंपनी में एक रेशियल प्रेजुडिस भी है कि वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को, मतलब जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको वो बेहतर समझ रहा है, इसलिए उनको अच्छा सामान दे रहा है और हम भारतीयों को ख़राब सामान दे रहा है। तो हो सकता है कि वो कंपनी में कुछ रेशियल प्रेजुडिस भी हो इन्वॉल्व। तो ड्यू टू दीज रीजंस ये इथिकल डायलेमा है जो उस कंपनी में चल रही है, उस कंपनी जो उसका जो कंडक्ट है उसमें चल रहा है। समझ गए? आखिर में क्या करेंगे, आखिर में अपने सर को कंक्लूड कर देंगे, इसको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड दे करके आगे क्या किया जाना चाहिए, आगे ऐसा क्या करें कि ऐसा केस ना आए। मतलब कि एक एग्जांपल खड़ा हो जाए कि हर कंपनी डोमेस्टिक मार्केट को फॉर ग्रांटेड ना ले। ये नहीं कि कोई सामान विदेश में नहीं बिका तो उसको आकर के हम इंडिया में बेचने लग गए, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और क्वालिटी का सामान और हम यहाँ पर बेच रहे हैं किसी घटिया क्वालिटी का सामान। समझ गए बात? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन, आपका आज का डिस्कशन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। कोई भी दिक्कत रहे बताइएगा, लेकिन अच्छा लगे लाइक, ख़राब लगे डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।